हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ ईएसआईसी एग्ज़ाम। सो ईएसआईसी की वैकेंसीज़ तो फॉर्म फिल हो चुके हैं, करेक्शन के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है, तो जिसकी भी कोई भी करेक्शन है तो वो करवा लो आप लोग। एंड सेकेंडली सेकेंड पार्ट आज हम कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जो बच्चा न्यू है, कल परसों से ही हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, रेगुलरली एमसीक्यूज आएंगे। एंड अगर कोई भी बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है ईएसआईसी का बैच 1499 में स्टार्ट हो गया है। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। इस बैच में आपको टॉपिक्स मिलेंगे, प्लस एमसीक्यूज भी हम इसी बैच में ही करेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज भी इसी बैच में मिलेंगी, डाउट क्लासेस भी आपको इसी बैच में मिलने वाले हैं, ओनली इन 1499। तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, प्रॉपरली ये ईएसआईसी की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक प्लस पॉइंट है, नॉन नर्सिंग इसमें कुछ नहीं आना है, सो ओनली नर्सिंग के ऊपर हमें फोकस करना है। और प्रॉपरली डिटेल्ड बैचेस, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन अभी एक ही वीडियो डाली है, तो आप चेक कर लेना। साथ के साथ कॉपी पेन साथ में लेके बैठो। पहला ही क्वेश्चन है, द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो एक पेस मेकर होता है हार्ट का, तो वो कौन सा होता है? एवी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ हिस, परकिंजे फाइबर्स। तो जब आपने हार्ट किया होगा तो उसमें प्रॉपरली उसका मैकेनिज्म जो है आपने पढ़ा होगा, जिसमें हमने परकिंजे फाइबर्स के बारे में, बंडल ऑफ हिस के बारे में सब कुछ चीज़ें पढ़ी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। और वो कैसे सर्किट चलता है हार्ट का, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो ऊपर होता है दैट इज योर एसए नोड, और जो ये नीचे होता है दैट इज योर एवी नोड। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये है एसए नोड और ये है आपका एवी नोड। दोनों में यही डिफरेंस है कि जो एसए नोड है उसको हम बोलते हैं नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है। और प्रकिंजे फाइबर्स जो है वो एंड ऑफ दिस सर्किट होता है, मतलब एंड में जो पूरा का पूरा जो प्रॉपर सर्किट चलता है फ्रॉम एसए नोड टू द प्रकिंजे फाइबर, जो पहले स्टार्टिंग से चलता है एसए नोड से एंड देन वो एंड होता है एट द प्रकिंजे फाइबर्स, ठीक है। ये सर्किट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलो, नेक्स्ट है, a patient receiving an antihypertensive medicine complains of postural hypertension. This is an example of, एक पेशेंट है, उसको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन चल रही है और वो कंप्लेंट कर रहा है पोस्चरल हाइपोटेंशन की। ये क्या एग्जाम्पल है? ये एक साइड इफेक्ट है, एक टॉक्सिक इफेक्ट है, एलर्जिक इफेक्ट है, या फिर आइडोसेंक्रेटिक इन्फेक्ट है। देखो, अगर किसी भी पेशेंट को आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हो, क्यों देते हैं? बीपी को कम करने के लिए। कभी कभी क्या करती है ये ड्रग्स, बीपी को बहुत ही ज़्यादा कम कर देती है, और इन पेशेंट में साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं पोस्टरल हाइपरटेंशन। इसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट या फिर बैठा हुआ है या फिर लेटा हुआ है, एकदम से खड़ा होता है तो उसे एक चक्कर सा आता है और उसका एकदम से बीपी फॉल करता है। कितना कितना करता है? 15 mm ऑफ एच जी सिस्टोलिक करता है, 10 mm ऑफ एच जी डायस्टोलिक करता है। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब किसी को पोस्टरल हाइपरटेंशन होती है तो सिस्टोलिक बीपी कितना फॉल करता है और डायस्टोलिक बीपी कितना फॉल करता है, तो 15/10। ये क्वेश्चन भी आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट है, व्हेन डैंगलिंग द पेशेंट एट द बेड साइड मॉनिटर फॉर। जब आप किसी पेशेंट को डैंगलिंग का मतलब क्या होता है? जब उस पेशेंट को आप हेल्प कर रहे हो या फिर उसको मूवमेंट करा रहे हो बेड साइड पे, तो आपको क्या मॉनिटर करना है? मतलब उसको हेल्प कर रहे हो उठने में, चलने में, एम्बुलेट करने में। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन एंड डिज्निया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन एंड डिज्निया, विजुअल फील्ड डिस्टर्बेंस एंड डिज्निया, फीवर फ्रॉम एक्सरेशन। इट्स ऑब्वियसली हमें जब भी किसी पेशेंट को बेड साइड पर डैंगलिंग करानी है, ऑलवेज चेक फॉर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। क्यों? क्योंकि पेशेंट को चांसेस होते हैं कि वो कहीं चक्कर खा के गिर ना जाए, हाइपोटेंसिव ना हो जाए एकदम से। इसीलिए हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस के लिए उसे चेक करते हैं। इट्स अ डिजीनेस, नॉट डिज्निया, ओके, सॉरी। नेक्स्ट है, व्हाट शुड द नर्स टीच अ क्लाइंट हु इज टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव टू मिनिमाइज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। देखो, इसमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन के ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने डाले हैं ताकि एक ही बार में कंप्लीट हो जाए। अगर कोई भी किसी टाइप का भी क्वेश्चन आता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन से, तो आपको वो क्लियर आउट रहे, ठीक है ना। अगर किसी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग चल रही है और उसको आपने ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन का, हाइपोटेंशन आएगा यहाँ पे, हाइपोटेंशन का जो रिस्क है वो मिनिमाइज करना है, तो वो आप क्या टीच करोगे उस क्लाइंट को?
कि लाई डाउन फॉर 50 मिनट्स आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन, वियर सपोर्ट हाउस कॉन्टिन्यूसली, प्रोवाइड एक्सरसाइज, सिट फॉर 5 मिनट्स बिफोर स्टैंडिंग। सो ऑब्वियसली जब भी आप इस पेशेंट को टीच करते हो तो आप हमेशा बोलते हो कि जब भी खड़े होना है, जब भी आपको स्टैंड करना है फ्रॉम द सिटिंग, कहाँ से, अगर आप बैठ के खड़े हो रहे हो चाहे आप लाइंग डाउन पोजीशन में खड़े हो रहे हो, एक बार बैठना है 5 मिनट के लिए, देन आपने खड़े होना है। सो इससे क्या है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। सो ये टीचिंग मस्ट होती है जब भी किसी पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स चल रही होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसंस डिसीज से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन आएगा यहाँ पे, व्हेन हेल्पिंग अ क्लाइंट विद द पार्किंसंस डिसीज एम्बुलेशन, ठीक है, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड नॉट गिव द क्लाइंट। सो जब आप पार्किंसंस डिसीज वाले पेशेंट को चलने फिरने के बारे में समझा रहे हो तो आप उसे क्या नहीं समझाओगे, क्या टीच नहीं करोगे। अवॉइड लीनिंग फॉरवर्ड, हेजिटेट बिटवीन स्टेप्स, रेस्ट व्हेन ट्रेमर्स आर एक्सपीरियंस, कीप क्लोज टू द सेंटर। सो देखो कीप क्लोज टू द सेंटर इज ऑलवेज राइट, हमेशा उसको कहना है कि सेंटर के क्लोज रहना है, ये नहीं कि आप डगमगाओ। सेकेंडली अगर कभी भी ट्रेमर्स आए तो प्लीज रेस्ट करो, एम्बुलेट नहीं करना है। हेजिटेट बिटवीन स्टेप्स मतलब जब भी स्टेप लेना है तो रुक रुक के स्टेप लेना है, क्या नहीं समझाओगे। अवॉइड लीनिंग फॉरवर्ड, ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, पेशेंट गिर सकता है, उसको इंजरी हो सकती है, क्योंकि जो पार्किंसंस डिसीज वाला पेशेंट होता है उसमें क्या देखने को मिलता है हमें, शफलिंग गेट, ठीक है, हमें क्या देखने को मिलता है, शफलिंग गेट, डगमगा के पेशेंट चलता है, ठीक है, सीधा नहीं चल पाता वो, जैसे हम नॉर्मली चलते हैं वो डगमगा के पेशेंट चलता है। सो इसीलिए आप ये पेशेंट को नहीं समझाओगे, अवॉइड करोगे कि ये चीज आपको नहीं करनी है। फॉर द क्लाइंट विद द स्ट्रोक विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर द क्लाइंट इज फील्ड। तो अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक है, ठीक है, तो कौन सा क्राइटेरिया जो है फुलफिल होना चाहिए उसको फीड करने से पहले, ठीक है। सो देखो अगर आपको हर एक टॉपिक डिटेल में समझना है, ठीक है, तो ESIC के 2 बैचेस मेरे चल रहे हैं, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जो कि है 1499 का, एक है पूरा फुल थ्योरी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, सभी बैचेस पे मिलने वाले हैं, ऑल इन वन ESIC का बैच है जो कि है 2499 का, ठीक है, फुल लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस है। सो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच विदाउट एनी डिले, देखो पेपर आउट हो गया ना फिर बैच ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि टाइम कम होता है, फिर ना आपकी रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट हो पाती है, ना आप कुछ कर पाते हो, और पैनिक अलग हो जाते हो क्योंकि इतना सारा सिलेबस इकट्ठा हो जाता है। सो इट्स अ टाइम, गुड टाइम कि आप एक टाइम पे बैच ज्वाइन कर लो जिससे आपको प्रॉपर टाइम मिले, क्योंकि अभी डेट भी रिलीज नहीं हुई है। सो डेट रिलीज होगी, उसके बाद महीना लगेगा फॉर्म फिल करने में, उसके बाद 15-20 दिन लगेंगे पेपर होने में। सो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप टॉपिक्स भी कर पाओ और फुल थ्योरी भी कर पाओ। सो इट्स बेटर कि आप आज ही से ज्वाइन कर लो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। चलो क्वेश्चन देखते हैं, और टॉपिक्स को समझना, थ्योरी करना, बेसिक क्लियर करना ESIC का मेन मोटिव है। ESIC में यही होता है कि वो आपकी जर्नल अपीयरेंस एंड आपका जर्नल नॉलेज बहुत चेक करते हैं इन द नर्सिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। सो जर्नल नॉलेज और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी एक नर्स की कितनी है ये बहुत चेक की जाती है ESIC के पेपर में। चलो सो जब आप फीड कराने जा रहे हो ऐसे पेशेंट को तो क्या चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द गैग रिफ्लेक्स रिटर्न, स्पीच रिटर्न द नॉर्मल, क्रेनियल नर्व कॉर्ड एंड 7th आर इंटैक्ट, द क्लाइंट स्वेलो मोर सिप्स ऑफ वाटर विदाउट कफिंग। सो ऑब्वियसली स्ट्रोक वाला पेशेंट है, गैग रिफ्लेक्स करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है अगर आप पेशेंट को, स्ट्रोक वाले पेशेंट को फीड करा रहे हो। अगर बिना गैग रिफ्लेक्स चेक किए आपने उसको फीड करा दी तो बात समझ लो वो गया, क्योंकि उसको एस्पिरेशन हो जाएगी, गैग रिफ्लेक्स अभी प्रेजेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट है शफलिंग गेट इज अ टिपिकली एसोसिएटेड विद द पेशेंट हु हैज। तो शफलिंग गेट जो होता है, जो पेशेंट डगमगा के चलता है, सीधा नहीं चल पाता, वो पेशेंट कौन सा होता है, पार्किंसंस डिसीज वाला, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला, माइस्थेनिया ग्रेविस या फिर नन। सो इट्स अभी बता के ही आई ऊपर पार्किंसंस डिसीज। माइस्थेनिया ग्रेविस में तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस मतलब नर्व्स एंड मसल्स के बीच का जो जंक्शन है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है। सो माइस्थेनिया ग्रेविस और पार्किंसंस में कंफ्यूज नहीं होना, पार्किंसंस अलग है और माइस्थेनिया ग्रेविस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रॉब्लम। नेक्स्ट है वैक्सीन दैट लीव परमानेंट स्कार इज। तो कौन सी वैक्सीन इसमें से परमानेंट स्कार जो है छोड़ देती है। सो कम्युनिटी का क्वेश्चन है, मीजल्स, BCG, DPT, MMR। सो इट्स अ BCG, साथ ही में लिख लो BCG एक लाइव वैक्सीन है, ठीक है, BCG एक लाइव वैक्सीन है और ये हीट सेंसिटिव भी है,
ठीक है, हीट सेंसिटिव भी है। मोस्ट हीट सेंसिटिव है ओपीवी, सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव कौन सी है, ओपीवी, उससे कम बीसीजी। और लाइव वैक्सीन है ये, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। कब लगती है, एट बर्थ, कब लगती है, एट बर्थ। और जो बीसीजी है ये हम अगर नहीं भी लगी तब भी हम 1 ईयर तक पेशेंट को लगा सकते हैं। अगर बच्चे ने नहीं लगवाई तो 1 ईयर तक आप उसे लगा सकते हो, ठीक है। और किसके अगेंस्ट लगती है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के अगेंस्ट जो है बीसीजी आप लगाते हो, ठीक है। किसी चीज़ से भी क्वेश्चन आ सकता है बीसीजी से, सो इसको लिख लेना। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर आइडेंटिफाई कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इनमें से कौन सा कॉमन मेथड है जो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स हम कम्युनिटी में जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉमन मेथड यूज, कौन सा कॉमन मेथड गवर्नमेंट यूज करती है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना। लैब टेस्ट, कैंप, सर्वे, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आई नो आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो गए कि मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है जिससे कम्युनिटी की हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ। सो हर्ड इम्यूनिटी जो है वो किस चीज़ की प्रिवेंशन में यूजफुल नहीं। सो कि हर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है, जब लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी की पॉपुलेशन को एक स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट इम्यून किया जाता है। सो देखो पोलियो के लिए भी किया जाता है, मीजल्स के लिए भी किया जाता है, रुबेला के लिए भी किया जाता है, बट टेटनस जो है वो इसकी प्रिवेंशन में नहीं आता। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हो, ठीक है। थोड़े थोड़े करके इजी से ज़्यादा हम डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़ेंगे। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ईएसआईसी के प्रॉपर बैचेस जो हैं, एक है थ्योरी बैच और एक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच, ठीक है। कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। थ्योरी बैच जो है 2499 का 4 मंथ्स का, इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच है 1499 का 3 मंथ्स का, ठीक है। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, बिकॉज अभी टाइम है, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट भी नहीं हुए हैं, ठीक है। सो अभी आपके पास है अराउंड 2 से 3 मंथ्स प्रॉपरली करने के लिए। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है, लाइव भी होंगी, साथ के साथ आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, टेस्ट भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे, सब होने वाला है इन बैचेस में। प्रॉपरली जोरों से तैयारी चल रही है। सो विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए आप इस बैच को ज्वाइन कर लो। And till then, all the best, make your parents proud and do hard work. So thank you, मिलती हूँ कल की वीडियो में। All the best.